आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र में पृष्ठ रसायन के अंतर्गत कोलाइडी अवस्था का अध्ययन करेंगे। कोलाइडी अवस्था वाले इस अध्याय का एक भाग आप पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं और आपने इसे तैयार भी कर लिया होगा। आज जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी विषय वस्तु इस प्रकार होगी। पहला, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। इसमें दो विधि हम पढ़ेंगे। पहली विधि होगी परिक्षेपण विधि और दूसरी संघनन विधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का शोधन। शोधन की विधि होती है अपोहन या डायलिसिस। अगला पॉइंट होगा हमारा कोलाइडी गुण। कोलाइडी गुणों में हम विषमांगता, पृष्ठ तनाव, श्यानता, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, स्कंदन, रक्षण और समविभव बिंदु पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पायस एमल्सन और अंत में इस कोलाइडी रसायन के दैनिक जीवन में और उद्योग में जो अनुप्रयोग हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों से। कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां हैं और ये विधियां कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर हैं। पहली विधि पढ़ेंगे हम परिक्षेपण। परिक्षेपण विधि में जो बड़े आकार के कण होते हैं उन्हें छोटे आकार के कणों में विभाजित करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। और इसके ठीक विपरीत दूसरी विधि होती है संघनन विधि, जिसमें छोटे कणों को संयुक्त करके बड़े कण में परिवर्तित करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो यहाँ हम पहली विधि पढ़ेंगे परिक्षेपण विधि, जिसमें बड़े कण को छोटे कण में विभाजित किया जाएगा। बड़े कण से छोटे कण बनेंगे और ये छोटे कण कोलाइडी कण का निर्माण करेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि गेहूं के छोटे कण करने के लिए उसे हम चक्की में पीसते हैं और गेहूं के बड़े कणों को छोटे कणों में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से परिक्षेपण विधि में पहली विधि होती है यांत्रिक परिक्षेपण। इसे अंग्रेजी में मैकेनिकल डिस्पर्शन विधि भी कहते हैं और ये विधि जो है इस तथ्य पर आधारित है कि जब बड़े कण वाले पदार्थ को चक्की में पीसा जाता है तो ये छोटे कण में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम होगा और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, इन दोनों को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बड़े कणों को लेकर एक कोलाइडी मिल में पीस लिया जाएगा। इसके लिए चक्की प्रयुक्त होगी। साधारण शब्द चक्की मिल, ये कोलाइडी मिल होगी और इस कोलाइडी मिल में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बड़े कणों को छोटे कणों में परिवर्तित कर लिया जाएगा। यह विधि यांत्रिक परिक्षेपण कहलाती है। इस विधि से जो कोलाइडी विलयन बनते हैं उसमें स्याही, पेंट, ये काफी पतले गाढ़े कोलाइडी विलयन जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, ये यांत्रिक परिक्षेपण के द्वारा बनते हैं। दूसरी विधि परिक्षेपण विधियों में होती है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि का नाम है पेप्टीकरण। क्योंकि इस अध्याय का ब्लूप्रिंट आप जानते ही हैं कि इस अध्याय से 2 अंक का एक अति लघुत्तरी प्रश्न आना है, साथ में 2 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। इसलिए यहाँ पर जो 2 अंक का एक अति लघुत्तरी प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेप्टीकरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं पेप्टीकरण क्या है। पेप्टीकरण के लिए जब किसी भी पदार्थ का ताजा बना अवक्षेप लिया जाता है और उसमें अल्प मात्रा में समान आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। समान आयन वाला विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन बन जाता है। इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं।
इससे आप परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ के ताजे बने अवक्षेप में कोई समान आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तब कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है या कोलाइडी सॉल्व प्राप्त होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस ली है और परिक्षेपण माध्यम द्रव लिया है, जिसे हम सॉल्व के द्वारा भी संबोधित करते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन यहाँ पेप्टिकरण के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें उदाहरण लेंगे हम, जैसे यदि हमें फेरिक क्लोराइड लिया है FeCl3 और इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा के ताजा अवक्षेप प्राप्त किया फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH थ्राइस का। फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने प्राप्त किया। ये अवक्षेप भूरे रंग का होता है। जब इस ताजे अवक्षेप में हम समान आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, अब यहाँ देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड में आयरन है, यदि समान आयन वाला ये विद्युत अपघट्य हमने पुनः मिला दिया फेरिक क्लोराइड FeCl3 जिसमें आयरन उपस्थित है, तो इस समान आयन वाले विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनेगा जो लाल रंग का होता है और यह क्रिया पेप्टिकरण कहलाएगी। इसमें जो समान आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है इसे पेप्टिकारक कहते हैं। तो इस प्रकार लिखकर आप परिभाषा बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ के ताजे बने अवक्षेप में समान आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाया जाए तब कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विधि को पेप्टिकरण कहते हैं। उदाहरण, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप का रंग भूरे रंग का होता है जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में समान आयन वाला यदि फेरिक क्लोराइड डाला जाए तो इससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड एक पेप्टिकारक का कार्य करता है। इस पेप्टिकरण की अभिक्रिया की ठीक विपरीत एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है स्कंदन। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है स्कंदन, और इसके ठीक विपरीत एक क्रिया है जिसका हम विस्तृत अध्ययन अभी करेंगे, परंतु यहाँ देखिए स्कंदन का भी परिचय दे देते हैं कि ठीक इसका उल्टा चलेंगे हम। जब किसी कोलाइडी विलयन की क्रिया समान आयन वाले विद्युत अपघट्य से कराएंगे तब इससे जो कोलाइडी विलयन है वो अवक्षेपित हो जाएगा और ये अवक्षेपित होने की क्रिया कहलाएगी स्कंदन। तीसरी विधि अब इसमें आते हैं हम, जो महंगे कोलाइडी सॉल्ट बनाने की विधि है और इस विधि को कहा जाता है ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि का उपयोग प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर इन धातुओं के सॉल्ट बनाने के लिए किया जाता है। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी सॉल्ट बनाना है उस धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जिसे परिक्षेपण माध्यम जल में रखा जाता है। और इसे बर्फ के द्वारा ठंडा रखा जाता है। यहाँ जल की सुचालकता बढ़ाने के लिए इसमें अल्प मात्रा में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। तो ब्रेडिंग आर्क विधि में जिस धातु का कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त करना है, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर, इन धातु का यदि कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है तो इनके इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे और इनके इलेक्ट्रोड को जल जो सुचालक हो उसमें रखा जाएगा जिसके चारों ओर बर्फ होगी और ये बर्फ के द्वारा शीतलित जल होगा। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य यहाँ आर्क उत्पन्न होगी।
इस आर्क उत्पन्न होने के कारण धातु की वाष्प बनेगी और धातु के कण जल में संघनित हो जाएंगे, जिससे कोलाइडी सॉल्व का निर्माण होगा। इस विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि कहते हैं। अब हम कोलाइडी विलयन बनाने की दूसरी विधि पर आएंगे, जिसका नाम है संघनन विधि। संघनन विधि में जैसा परिचय में जानते हैं हम कि इसमें छोटे कण को बड़े कण में परिवर्तित करके कोलाइडी सॉल्व का निर्माण करते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि संघनन विधि वह विधि होती है जिसमें छोटे छोटे कणों को संयुक्त करके बड़े कणों का निर्माण किया जाता है, जिससे कोलाइडी सॉल्व बनते हैं। इनमें मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहली विधि जो है उसे कहा जाता है उभय अपघटन। पहली विधि उभय अपघटन जो है ये आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्व बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। आर्सेनिक सल्फाइड जिसका सूत्र है A(H2S3। तो देखिए किस प्रकार से आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनता है। आर्सेनिक ऑक्साइड को A(H2O3 ये आर्सेनिक ऑक्साइड है। यदि इसे जल के साथ उबाला जाए तब आर्सेनिक सल्फाइड A(H2S3 का कोलाइडी सॉल्व प्राप्त होता है। यहाँ जल के साथ उबालने के साथ साथ इसमें H2S गैस प्रवाहित की जाएगी, जिससे इस प्रकार से ये आर्सेनिक ऑक्साइड पूरा आर्सेनिक सल्फाइड में परिवर्तित हो जाएगा। आर्सेनिक ऑक्साइड का सूत्र A(H2O3, H2S गैस प्रवाहित की गई, आर्सेनिक सल्फाइड बन गया और जल बन गया। ये विधि उभय अपघटन कहलाती है। दूसरी विधि ऑक्सीकरण कहलाती है। और इसके द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। इसके लिए किसी ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में हम नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब प्रवाहित की जाती है नाइट्रिक अम्ल में, तब सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है और साथ में ये अन्य उत्पाद हैं। ऑक्सीकरण में नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S से कराई जाती है, जिससे सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस विधि के द्वारा आयोडीन का कोलाइडी विलयन भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी विधि अपचयन कहलाती है। और इस अपचयन विधि से महंगे सॉल्व बनाए जाते हैं, जिसमें गोल्ड, Ag, सोना और चांदी के सॉल्व बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए सोने का सॉल्व किस प्रकार बनाएंगे। यदि सोने के क्लोराइड और एक क्लोराइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड से कराई जाए SnCl2 से, तो इससे गोल्ड सॉल्व प्राप्त होता है और स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में बदल जाता है। यहाँ AuCl3 गोल्ड का क्लोराइड है, SnCl2 यह स्टेनस क्लोराइड, इससे गोल्ड सॉल्व बन गया और साथ में प्राप्त हुआ SnCl4। यह विधि कहलाती है अपचयन की विधि। अंतिम विधि जो है उसे कहते हैं जल अपघटन। चौथी विधि है ये नंबर 4 जल अपघटन। जब फेरिक क्लोराइड की क्रिया, ये है फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड की क्रिया जल के साथ की जाती है तो जल अपघटन होता है। जल अपघटन में आप जैसा जानते हैं इसके नाम से, ये जल अपघटन जब भी होता है तो जल अपघटन में जल के अणु भाग लेते हैं। यहाँ FeCl3 और H2 की मध्य क्रिया हुई और इससे बन गया FeOH राइस प्लस HCl। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड
और एक्सीएल बना। यहाँ पर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये जल अपघटन के द्वारा बना। तो इस जल अपघटन के द्वारा हम आयरन, एल्यूमिनियम इन धातुओं के सॉल्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां हमने पढ़ा, पहली परिक्षेपण विधि और दूसरी संघनन विधि। अब इन विधियों से बना हुआ जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें अशुद्धियां होती हैं और ये अशुद्धियां मुख्यतः होती हैं क्रिस्टलाव की, जो हमने पिछले पीरियड में पढ़ा है आपके कि क्रिस्टलाव जो होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, प्रायः विलेय अशुद्धियां होती हैं और ये अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है जिसे हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन के शोधन की विधि में विधि पढ़ते हैं हम अपोहन या डायलिसिस। अपोहन या डायलिसिस के लिए कोलाइडी विलयन को किसी पार्चमेंट पेपर, कोलाइडी विलयन का पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र में भरकर उसे जल से भरे एक टब में लटका दिया जाता है। इस प्रकार से एक पात्र, इसमें चर्म पत्र से में कोलाइडी विलयन भरा होता है और इसे जल से भरे हुए टब में लटका दिया जाता है। ये चर्म पत्र, इसके अंदर है कोलाइडी विलयन। पात्र में जल भरा है। कोलाइडी विलयन को जब चर्म पत्र में भरकर जल से भरे हुए टब में रखा जाता है तो इसमें बहुत ही धीरे धीरे क्रिया होती है जिसमें जो कोलाइडी विलयन के क्रिस्टलाव होते हैं वो क्रिस्टलाव निकल जाते हैं। ये क्रिस्टलाव विलेय अशुद्धियां भी कहलाती हैं। तो ये विलेय अशुद्धियां जो कि क्रिस्टलाव होती हैं जैसे नमक की अशुद्धि, NaCl इत्यादि, ये निकल जाती हैं और इस क्रिया को हम अपोहन कहते हैं। इसमें इस क्रिया को करने में कई घंटे कई दिन लगते हैं, इसलिए आजकल इसके स्थान पर विद्युत अपोहन का भी उपयोग किया जाता है। विद्युत अपोहन का उपयोग करने के लिए चित्र बड़ा सरल सा है जिसमें चर्म पत्र, कोलाइडी विलयन और जल लिखा हुआ है। इसके दोनों ओर इलेक्ट्रोड यदि लगा दिया जाए, कैथोड और एनोड, तो इस प्रकार ये विद्युत अपोहक होता है और इसमें विद्युत अपोहन की जो क्रिया होती है बहुत ही शीघ्र होती है, जिससे किसी भी कोलाइडी विलयन में जो विलेय अशुद्धियां हैं, जो क्रिस्टलाव हैं, जो आयनिक अशुद्धियां हैं, वो सरलता से निकल जाती हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध प्राप्त होता है। ये क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। जैसा आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में रक्त जो है ये भी एक कोलाइडी विलयन है और रक्त के छनने की क्रिया वृक्क या किडनी में होती है। तो वृक्क या किडनी में जब रक्त छनता है तो उस समय उसमें से क्रिस्टलाव, जल, अन्य अशुद्धियां निकल जाती हैं और शुद्ध रक्त कोलाइडी विलयन जो है ये हमारे रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार शरीर में भी वृक्क जो है वो प्राकृतिक अपोहक का कार्य करता है। कोलाइडी विलयन के शोधन के बाद अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के गुणों पर, जो कि इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोलाइड विलयन के गुणों में सबसे पहला गुण है विषमांगता। विषमांगता जैसा आप जानते हैं और पहले आप तैयार भी कर चुके हैं इस बात को कि कोलाइडी विलयन की परिभाषा में ही आया था कि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र होता है, अर्थात इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी परिक्षेपण माध्यम। ये दोनों अवस्थाएं आप अच्छी तरह जानते हैं, परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। इस प्रकार दो अलग अलग प्रावस्थाओं की उपस्थिति के कारण कोलाइडी विलयन को विषमांगी कहा जाता है। दूसरा इसका गुण है, भौतिक गुण है, जो पृष्ठ तनाव और श्यानता। पृष्ठ तनाव
और श्यानता। इस गुण में हमें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के लिए अलग अलग जानकारी होना चाहिए, जो आपने अंतर में भी पढ़ा है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में पृष्ठ तनाव और श्यानता के लिए यदि द्रव स्नेही कोलाइड को देखा जाए तो इसमें पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। तुलना यहाँ आपको परिक्षेपण माध्यम से करना है। अगर परिक्षेपण माध्यम जल है तो जल से तुलना होगी। तो यदि किसी द्रव स्नेही कोलाइड में पृष्ठ तनाव देखा जाए तो इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम यानी जल से कम होता है, जबकि इसकी श्यानता का मान पृष्ठ तनाव कम है और श्यानता इसकी अधिक होती है। द्रव विरोधी कोलाइड में जो परिक्षेपण माध्यम है इसकी जितनी पृष्ठ तनाव होता है और जितनी श्यानता होती है उसके बराबर ही मान होता है, यानी द्रव विरोधी कोलाइड का पृष्ठ तनाव और श्यानता का मान परिक्षेपण माध्यम अर्थात जल के मान के बराबर होता है। तो ये पृष्ठ तनाव और श्यानता दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रकृति में आप जो सुंदरता देखते हैं उसकी एक वजह है टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा कि बचपन में अपने माता पिता से आपने ये प्रश्न जरूर किया होगा कि ऊपर जो आकाश है वो नीला क्यों है, धूमकेतु जो है उसकी पूंछ लंबी सी क्यों है, या आकाश में तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस गुण से मिलता है जिसका नाम है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये प्रकृति में होने वाली बहुत ही सुंदर घटना है जो प्रकृति को अति सुंदर बनाती है। तो टिंडल प्रभाव क्या है देखें। टिंडल प्रभाव समझने के लिए पहले हम वास्तविक विलयन की प्रकृति पर आते हैं। वास्तविक विलयन जो आपने पढ़ा था, इस वास्तविक विलयन की विशेषता ये है कि वास्तविक विलयन में से यदि कोई प्रकाश पुंज को भेजा जाए तो उसमें किरण का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। अंधेरे कमरे में यदि हम वास्तविक विलयन को रख लें और इस पर कोई प्रकाश पुंज को आपतित करें तो हमें प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता और जो विलयन है उसके ऊपर हमें अंधकार या अंधेरा ही दिखाई देता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं उसके कण जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं और वे प्रकाश किरणों के मार्ग को प्रदीप्त नहीं करते। ठीक इसके विपरीत अगर कोई कोलाइडी विलयन लिया जाए तो उस कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो प्रकाश किरणों के मार्ग को प्रदीप्त कर देते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इस प्रकाश के प्रकीर्णन को ही कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव को यदि केवल दो शब्दों में कहा जाए तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और ये प्रभाव सभी कोलाइडी विलयनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें द्रव विरोधी कोलाइड इसे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव को समझने के लिए इस पे जो किया गया प्रयोग है उससे हम समझते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को लेंस के द्वारा इस प्रकार से फोकस करते हुए कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाए तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देता है और ये मार्ग जो है एक टिंडल को या प्रदीप्त शंकु बनाता है। इसे देखने के लिए हम जिस जगह कोलाइडी विलयन को रखें उससे लंबवत यदि इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये जो टिंडल कोन है या प्रदीप्त शंकु दिखाई देता है और कोलाइडी विलयन के अंदर जो प्रकाश किरण है उसका पूरा मार्ग प्रदीप्त दिखाई देता है या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये वास्तविक विलयन के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि टिंडल प्रभाव का महत्व क्या है। टिंडल प्रभाव का महत्व यह है कि इसकी खोज के बाद यहाँ सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से देख रहे हैं आप कि ये टिंडल कोन को देखा गया था। अब जो कोलाइडी कण हैं उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी से भी ज्यादा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए एक और सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हुई, जिसे कहते हैं अति सूक्ष्मदर्शी या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी से भी छोटी वस्तु दिखाई जो नहीं दे रही है उसे अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, और इसकी खोज की थी हिंदी में। तो पहला महत्व ये है
कि कोलाइडी विलयन की इस घटना के बाद अति सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई और जिससे कोलाइडी विलयन का और अध्ययन किया गया। दूसरा इसका महत्व यह है कि इस टिंडल प्रभाव के आधार पर हम वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर कर सकते हैं। और ये अंतर आप देख ही रहे हैं कि वास्तविक विलयन जो होते हैं उनमें से जब प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश किरण के मार्ग को प्रदीप्त नहीं करते, इनमें प्रकाश किरण का मार्ग अदृश्य रहता है, जबकि कोलाइडी कण जो होते हैं वो प्रकाश किरणों को प्रदीप्त कर देते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इस प्रकार से हम वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग पर। जैसा मैंने इसके परिचय में ही बताया था कि प्रकृति में जो सुंदरतम दृश्य हैं उसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और इसमें से एक दृश्य होता है कि बहुत ही हरा भरा जंगल हो, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हों और उन पेड़ों पर से सूर्य की किरणें धरती तक आने का प्रयास करती हों। ये कितनी सुंदर दृश्यावली है और इसका निर्माण टिंडल प्रभाव से ही होता है, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसी प्रकार धूमकेतु के पूंछ का चमकना, तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना या जो समुद्री जल है उसका नीला दिखाई देना, इन सभी का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव। तो इन सभी में जो प्रकाश की किरण होती है वो धूल के कण और धुएं के कण इनसे एरोसॉल बना लेती है और इस एरोसॉल में जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकीर्णित हो जाती है। समुद्र का जल या आकाश हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंखें जो हैं उसमें से नीले रंग को अवशोषित करती हैं, हमारे नेत्र नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं और टिंडल प्रभाव के कारण ये घटना होती है। अब हम कोलाइडी विलयन के दूसरे गुण पर आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का अध्ययन सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन एक वनस्पति शास्त्री थे और जब ये प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने जल में जो परागकण होते हैं इसका निलंबन बनाया था और उन परागकणों की गति का ये अवलोकन कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो परागकण हैं वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति करते हैं। तो इसका कारण उस समय वो बता नहीं पाए, केवल इतना ही बता पाए कि परागकण गति करते हैं, परंतु इस गति की वजह उन्होंने सोचा कि परागकण जो है वो जीवित कोशिका है, इसलिए ये संचलन करती होगी। बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या की वीनर नामक वैज्ञानिक ने और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था कि जल में निलंबित प्रकार जो परागकण हैं वो गति करते हैं, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो भी अनियमित गति करते हैं। ये गति जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी होती है। गति टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग होती है। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे ये परिक्षिप्त प्रावस्था का कण है, विलेय कण है, परिक्षिप्त प्रावस्था का यदि कण है तो इसकी गति कई दिशाओं में इस प्रकार से हो सकती है। ये गति जिग जैग गति कहलाती है। अब ब्राउनी गति का कारण क्या है यदि हम देखें, क्यों ब्राउनी गति होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं? तो इसकी वजह यदि हम देखें तो इसके लिए ये कोलाइडी विलयन इस प्रकार से हमने लिया है। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को देखिए। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कण, इन दोनों के आकार में अंतर होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में देखिए, ये परिक्षेपण माध्यम है जिसके कण बहुत ही सूक्ष्म है और ये परिक्षिप्त प्रावस्था है जिसका कण बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था वाला जो कण है, कोलाइडी कण है, ये कण जब परिक्षेपण माध्यम में होगा तो परिक्षेपण माध्यम के कण उस पर लगातार बौछार करेंगे, जिसे हम बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। बौछार, बौछार का मतलब यहाँ ये है जैसे फुटबॉल खेलने में फुटबॉल को खिलाड़ी जो है एक पैर से दूसरे पैर तक पहुंचाते रहते हैं,
फुटबॉल की गेंद लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो सीधी रेखा में नहीं होती, किसी भी दिशा में होती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम है उसके कण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को लगातार टकराते हुए धक्का देते रहते हैं, जिसके कारण ये कण अनियमित गति करते हैं, किसी भी दिशा में चलते हैं। इसे हम वीडियो की सहायता से देख सकते हैं। इसमें परिक्षेपण माध्यम के कण छोटे हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बड़े हैं, जो लगातार अनियमित गति कर रहे हैं। ये गति टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग है, जो ब्राउनी गति कहलाती है। अब इस ब्राउनी गति का भी महत्व है। इस ब्राउनी गति के आधार पर भौतिक शास्त्र में और रसायन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की खोज हुई, जिसे कहा जाता है गैसों का अणुगति सिद्धांत। और इस गैसों के अणुगति सिद्धांत का ये प्रमाण है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण लाभ ये है, या इसका महत्वपूर्ण ये हुआ उपयोग कि इसके द्वारा एवोगैड्रो संख्या, जिसे n कहा जाता है, उसके निर्धारण की एक नई विधि की खोज हुई। तो इस प्रकार ब्राउनी गति जो है वो एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई, जिसके आधार पर अणुगति सिद्धांत और एवोगैड्रो संख्या की निर्धारण की नई विधि की खोज हो पाई। अब इसके बाद हम आते हैं अगले गुण पर। जो अगला गुण है वो है विद्युत कण संचलन। अब हम पढ़ेंगे विद्युत कण संचलन। तो आइए देखते हैं विद्युत कण संचलन क्या है। विद्युत कण संचलन को इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, और पहले इसे केवल धन कण संचलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय जो कोलाइडी विलयन थे धनावेशित, उनके लिए ही यह घटना खोजी गई थी। तो वास्तव में ये है क्या, देखिए विद्युत कण संचलन क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन या संचलन या चलना। इसके लिए जो प्रयोग किया गया है वो देखिए कि यदि एक यू नली ली जाए और इस यू नली में कोलाइडी विलयन को भर दिया जाए, तो कोलाइडी विलयन विद्युत के उदासीन होते हैं, और यदि इन यू नली में दो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, एक कैथोड और दूसरा एनोड, तो इसमें जो कोलाइडी विलयन भरा है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है, चलता है या अभिगमन करता है। तो ये क्रिया कहलाती है विद्युत कण संचलन। अब यदि इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है कोलाइडिसॉल के रूप में या कोलाइडी विलयन के रूप में, तो ये चूंकि धनावेशित है, इसलिए ये कैथोड की ओर आकर्षित होकर कैथोड की ओर गमन करेगा, और कैथोड पर पहुंचकर ये अपने आवेश को त्याग कर अपना आवेश शून्य या उदासीन हो जाएगा, और ये कहलाएगा धन कण संचलन। तो पहले यही घटना को खोजा गया था, इसलिए विद्युत कण संचलन को धन कण संचलन के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरे जो सॉल हैं जिन पर ऋणावेश होता है, उनके लिए भी ये संचलन खोजा गया है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ये ऋण आवेशित होते हैं, इस पे सल्फाइड पे ऋण 2 आवेश होता है। यदि इसे भी यू नली में लेकर और विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर इसका गमन देखा जाए, तो ये ऋण आवेशित होने के कारण धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है, और यह ऋण कण संचलन कहलाता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करना या चलना विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, जो 2 प्रकार का होता है, धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। धन कण संचलन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के उदाहरण ले सकते हैं, और ऋण कण संचलन में आर्सेनिक सल्फाइड का उदाहरण ले सकते हैं। विद्युत कण संचलन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है स्कंदन। तो स्कंदन क्या है देखते हैं। कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा में उपस्थिति से ही अवक्षेपित होना
स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी विलयन बनाने की विधि हमने पढ़ी थी पेप्टीकरण, और पेप्टीकरण का विपरीत है स्कंदन। तो स्कंदन क्या होता है? कोलाइडी विलयन में यदि किसी विद्युत अपघट्य को मिलाया जाए तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। या परिभाषा में हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण, कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है, जो किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण होता है। अब इस स्कंदन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया गया है, जिसे हार्डी-सुलजे नियम कहते हैं। ये हार्डी-सुलजे नियम स्कंदन क्षमता प्रदर्शित करता है, और इस नियम के अनुसार किसी भी कोलाइडी विलयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के सीधे समानुपाती होती है। कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता जो होती है वो सीधे समानुपाती होती है उस पर संयोजकता है। तो हार्डी-सुलजे नियम जो दिया गया है उसके अनुसार किसी भी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता उसके संयोजकता के सीधे समानुपाती होती है। तो इसमें हम उदाहरण ले जैसे, तो इसमें पहला उदाहरण यदि हम धनावेशित कणों का लें, धनावेशित आयन, इसमें SN4 Al धन 3, Ba धन 2 और Na धन 2, ये धनावेशित आयन है। अब इनका जो स्कंदन होगा ये ऋण आवेश के द्वारा होगा। स्कंदन में आप देख रहे हैं किसी कोलाइडी विलयन में जब मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो यहाँ पर वास्तव में विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो धनावेशित आयन होंगे उन धनावेशित आयन की स्कंदन क्षमता क्या होगी, जैसे SN4 है या Al धन 3 है, Ba धन 2 है और Na धन 1 है। जिस पर आयन की संख्या सबसे अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी सबसे अधिक होगी। Sn+4 में धनात्मक आयन 4 है, इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी। इसी प्रकार हम ऋणावेशित आयन में यदि देखें तो ऋणावेशित आयन में FeCN6-4 PO4-3 इससे भी अधिक होगी, SO4-2 और Cl-। ये ऋणावेशित आयनों की स्कंदन क्षमता है। सबसे अधिक आवेश है FeCN6-4, ये आयन की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी। उससे कम होगी PO4 जिस पर ऋण 3 है, इससे कम सल्फेट और सबसे कम होगी क्लोराइड आयन की। तो इस प्रकार हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार किसी भी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता उसकी आयनों के सीधे समानुपाती होती है। जितना अधिक कोलाइडी विलयन आवेशित होता है और उसके स्कंदन के लिए धनावेश या ऋणावेश जितना अधिक आवेशित होता है, स्कंदन उतनी ही आसानी से होता है और अवक्षेपण होता है। स्कंदन की इस अवधारणा के बाद अब हम आएंगे रक्षण पर, क्योंकि स्कंदन की जो परिभाषा है उससे देखिए स्पष्ट है कि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया गया तो वो अवक्षेपित हो गया। अब द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में जो आपने अंतर पढ़ा है उससे ये अवधारणा आपकी स्पष्ट है कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और इनमें अल्प मात्रा में यदि हम कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इनका स्कंदन नहीं होता। परंतु जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो काफी महंगे भी होते हैं, जैसे गोल्ड सॉल है, तो इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कंदन होने पर जो कोलाइडी विलयन है वो अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है और खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम कोलाइडी विलयन का रक्षण करते हैं स्कंदन को रोकने के लिए। तो आइए देखिए रक्षण क्या है।
कोलाइडी विलयन का रक्षण किसे कहते हैं? तो इसमें जिस कोलाइडी विलयन को हमें रक्षित करना है वो है द्रव विरोधी कोलाइड। और जैसा आप जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से ये स्कंदित हो जाते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइड को सुरक्षित रखने के लिए यदि इसमें अल्प मात्रा में हम द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें तब ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, इन दोनों की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में जब कोई द्रव स्नेही कोलाइड डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का जो स्थायित्व है ये बढ़ जाता है। यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है, चूंकि द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं रक्षक या रक्षी कोलाइड, और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं रक्षण। तो रक्षण की क्रिया के द्वारा हम किसी भी द्रव विरोधी कोलाइड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? ये रक्षण की क्रिया किस प्रकार से होती है? द्रव विरोधी कोलाइड के कण यदि हम इस प्रकार से माने कि ये द्रव विरोधी कोलाइड के कण हैं, तो जब इसमें अल्प मात्रा में हम कोई द्रव स्नेही कोलाइड डालते हैं तो ये कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये रक्षी कोलाइड है और ये द्रव विरोधी कोलाइड। तो यहाँ इस चित्र में देखिए, मध्य में द्रव विरोधी कोलाइड है, इसके चारों ओर रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड के कण जो हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि अब इस पर विद्युत अपघट्य का प्रभाव पड़ना कठिन हो जाता है या जो द्रव विरोधी कोलाइड है उसकी रक्षा हो जाती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं रक्षण। अब इसमें उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि द्रव विरोधी कोलाइड में सबसे महत्वपूर्ण और महंगा कोलाइड होता है AU सॉल का, सोने का सॉल, और सोने के सॉल को सुरक्षित करने के लिए इसमें जिलेटिन मिला दिया जाता है। जिलेटिन द्रव स्नेही कोलाइड है। जिलेटिन मिलाने पर जो सोने का सॉल है इसका स्कंदन नहीं होता है और इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। अब इस रक्षण के लिए ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु है, वो है स्वर्ण संख्या, जो परीक्षा में पूछी जाती है कि स्वर्ण संख्या या गूढ़ नंबर। तो स्वर्ण संख्या या गूढ़ नंबर क्या है? स्वर्ण संख्या, गूढ़ नंबर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक वाला प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न भी आता ही है परीक्षा में। तो स्वर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, स्वर्ण संख्या को समझने के लिए रक्षण की जो अवधारणा है ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, स्वर्ण संख्या को जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो स्वर्ण संख्या है वो किसी रक्षी कोलाइड की, ये रक्षी कोलाइड है हमारे पास, इस रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा लेंगे। मिलीग्राम में वो मात्रा है जो स्वर्ण सॉल का 10 ml, 10 ml NaCl के 10% 1 ml विलयन से स्कंदन रोकती। इन बिंदुओं के आधार पर परिभाषा बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। स्वर्ण संख्या क्या होती है? किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% 1 ml सोडियम क्लोराइड विलयन से स्कंदन को रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। पुनः पुनरावृत्ति कर रही हूं मैं। किसी रक्षी क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो स्वर्ण साल के 10 ml को
सोडियम क्लोराइड के 10% 1 ml विलयन से स्कंदन को रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। और इसमें यहाँ पर उदाहरण हम लेते हैं, जो उदाहरण अभी लिया था हमने कि यदि स्वर्ण के सॉल्ट को सुरक्षित रखना है तो इसमें यदि हम जिलेटिन द्रव स्नेही कोलाइड डाल दें तो ये विद्युत अपघट्य से स्कंदित नहीं होता, स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर यदि परिभाषा में हम लें कि रक्षी कोलाइड, मान लीजिए हमने लिया जिलेटिन, और इस जिलेटिन की जो मात्रा है वो 0.005 से 0.01 मिलीग्राम है। तो यदि जिलेटिन की रक्षी कोलाइड के मिलीग्राम में मात्रा हमने ली 0.005 से 0.1 मिलीग्राम के बीच में, जो 10 ml स्वर्ण साल का 10% 1 ml NaCl से होने वाले स्कंदन को रोकती है, तो यह संख्या स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो इस स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है उतना ही द्रव स्नेही कोलाइड, रक्षी कोलाइड अच्छा माना जाता है। और इसके लिए जिलेटिन जो होता है, इसकी जो स्वर्ण संख्या का मान है ये 0.005 से 0.01 होता है, जिसे अच्छा रक्षी कोलाइड माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें कोलाइडी विलयनों के गुण में हम अब आ गए हैं अगले अंतिम गुण पर, और ये अंतिम गुण है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु समविभव बिंदु एक परिक्षेपण माध्यम की वह अवस्था है जिस पर उसकी pH इस प्रकार की हो जाती है कि जो कोलाइडी विलयन में धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो लगातार अगर मिलते रहें तो उनसे उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है। जैसे कोई कोलाइडी विलयन है और ये धनावेशित है, अब यदि इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया और ये पदार्थ है मान लीजिए ऋणावेशित, तब जब विलयन है वो उदासीन हो जाएगा। इस पर आवेश जो है जब शून्य हो जाएगा तो उस बिंदु पर जो pH होगी उसे हम समविभव बिंदु कहते हैं। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश का कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तब लगातार जो है आवेश उदासीन होते जाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि कोलाइडी विलयन का सारा आवेश समाप्त हो जाता है। इस बिंदु को समविभव बिंदु कहते हैं। ये कोलाइडी विलयन के गुणों में अंतिम गुण था। इसके बाद परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पायस या इमल्सन। तो पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, ये आपने जो परिचय पढ़ाया था उसमें आपने देखा था कि पायस का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। तो यहाँ हम देखते हैं कि पायस या इमल्सन क्या है। पायस या इमल्सन ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषा याद रख सकते हैं। यदि किसी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को पायस या इमल्सन कहते हैं। इसका साधारण उदाहरण आप जानते हैं कि दूध, कोलाइडी विलयन के रूप में दूध, इसमें दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो द्रव वसा होती है और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो जल होता है। इस आधार पर यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इन दोनों की द्रव अवस्था है और इन द्रव अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन को दो प्रकारों में बांटा जाता है। कोलाइडी विलयन के यदि प्रकार देखें तो बहुत ही सरल प्रकार है। इसमें परिक्षेपण माध्यम को जल ही माना गया है। तो पहला जो प्रकार है वो है जल में तेल। जल में तेल, जल में तेल का अर्थ देखिए कि यहाँ जल जो है वो परिक्षेपण माध्यम है और तेल जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। और इसका उदाहरण है दूध, जो लिखा है आपके सामने। ये जल परिक्षेपण माध्यम और जो परिक्षिप्त अवस्था है वो वसा।
तो ये है जल में तेल, इसका उदाहरण है दूध। और दूसरा इसका उल्टा करें, तेल में जल, ये मक्खन या क्रीम। यहाँ पर तेल की मात्रा अधिक है, वसा की मात्रा अधिक होगी इनमें और जल की मात्रा कम होगी। तो इस प्रकार पायस दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में तेल और दूसरा तेल में जल। अब जो पायस होते हैं, जब जल में तेल या तेल में जल को मिलाया जाता है तो ये कुछ समय तक तो स्थिर होते हैं, परंतु उसके बाद ये अलग अलग परत बना लेते हैं। तो इन्हें स्थायी करने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे पायस कारक कहते हैं, जिस पदार्थ की उपस्थिति में जो पायस होता है वो स्थायी हो जाता है। इन पायसों का उपयोग भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पायस के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो इसका आप देख ही रहे हैं कि दूध जो है वो एक पायस है। दूसरा जो धातु निष्कर्षण की विधियां होती हैं उसमें सांद्रण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है, झाग प्लवन विधि। उस विधि में सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए अयस्क के साथ तेल और जल का उपयोग किया जाता है, जिससे अयस्क की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो वहां पर जल और तेल और अयस्क ये आपस में पायस का निर्माण करते हैं, जिसके कारण सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। तो पहले जो इसका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है वो है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में। दूसरा उपयोग इसका दूध के रूप में। तीसरा दवाइयों में जैसे कॉड लिवर ऑयल। इसके अतिरिक्त साबुन और अपमार्जक आप विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं इसके पहले भाग में। साबुन और अपमार्जक दोनों ही पायसीकरण की क्रिया के द्वारा ही वस्त्र की सफाई करते हैं। जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसमें आमाशय और छोटी आंत, इन दोनों में जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें भी जल और तेल के द्वारा इमल्सन का या पायस का निर्माण होता है और उससे पाचन की क्रिया सुचारू रूप से चलती है। तो इस प्रकार पायस जो है ये न केवल दैनिक जीवन में बल्कि मनुष्य के शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कोलाइडी विलयन के अंतिम बिंदु पर और ये है कोलाइडी रसायन के अनुप्रयोग। अब तक जो कोलाइडी रसायन आपने पढ़ा है ये दैनिक जीवन में और उद्योगों में दोनों जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले इसका देखते हैं कि प्रकृति में कहाँ कहाँ हमें इसके अनुप्रयोग दिखाई देते हैं जो प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। तो इसमें 2 नंबर का प्रश्न प्रायः आता है कि नदी समुद्र में मिलने के पहले डेल्टा क्यों बनाती है? नदियों के द्वारा डेल्टा बनाना। ये मान लीजिए नदी का तट है और ये महासागर है, समुद्र है। समुद्र में नमक जैसे कणों की उपस्थिति के कारण धनावेश होंगे, जबकि नदी का जो जल है उसमें इस प्रकार से ऋणावेशित रेत होगी। तो यहाँ इस प्रकार से नदी जब समुद्र से मिलती है तो उस समय नदी का जो जल होता है, नदी का जल स्वयं ही कोलाइडी विलयन है, जिसमें रेत और मिट्टी के कण जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। और जब समुद्र के जल के समीप ही पहुंचते हैं तो समुद्री जल में जो खारापन है वो नमक के कारण है, Na+ आयन। उसके अतिरिक्त इसमें Mg+2 आयन, मैग्नीशियम आयन भी अधिकता में होता है। तो ये जो धनात्मक आवेश है और ये ऋणावेश है ये एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं और इस प्रकार यहाँ पर अवक्षेपण हो जाता है कोलाइडी विलयन का। और ये वास्तव में स्कंदन की क्रिया है और इस स्कंदन के द्वारा जो नदी जब महासागर से मिलती है तो एक डेल्टे का निर्माण करती है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है। दूसरा इसका उपयोग जो है प्रकृति में यदि देखा जाए
तो वर्षा का होना भी कोलाइडी विलयन के बनने पर ही आधारित है कि वर्षा में जो बादल बनते हैं वो एरोसॉल होते हैं, और जब ये बादल उड़ते हुए किसी ठंडे क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये जल की बूंदें संगठित होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती हैं और वर्षा होती है। तीसरा उदाहरण इसका मिट्टी का लीजिए कि मिट्टी स्वयं ही जो होती है वो एक कोलाइडी विलयन होती है, और इसके उपजाऊपन जो है उसके कोलाइडी विलयन की प्रकृति के कारण ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर का रक्त, जो अपवहन की क्रिया में आपको बताया हमने कि मनुष्य के शरीर का रक्त जो है वो भी कोलाइडी विलयन है, और इसलिए जब शरीर के किसी भाग से लगातार रक्त निकलता है तो उसे बंद करने के लिए इस प्रकार से फिटकरी का उपयोग किया जाता है जिसमें कि एल्यूमिनियम धन 3 आयन होते हैं। अगला प्रकृति में जो दृश्य दिखाई देते हैं वो टिंडल प्रभाव के अंतर्गत आपको बताया हमने कि टिंडल प्रभाव में जो आकाश का नीला दिखाई देना या समुद्र के जल का नीला दिखाई देना या पुच्छल तारे की पूंछ का चमकना, ये तीनों घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव पर आधारित हैं जो प्रकृति को सुंदर बनाती हैं, और ये कोलाइडी विलयन के कारण होती हैं क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें जो धूल के कण होते हैं उनसे कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रकर्णित होती हैं। प्रकृति में इसके अनुप्रयोग के साथ दूसरे अनुप्रयोगों में जो महत्वपूर्ण है वो है जो कारखाने की ऊंची चिमनियां होती हैं उनसे कार्बन की जो अशुद्धियां होती हैं उसे निकालने में, जो वायु प्रदूषण का कारण होती है। तो चिमनियों से जो वायु प्रदूषण होता है उसमें कार्बन के कण होते हैं। ये कार्बन के कण ऋण आवेशित होते हैं, और इन कार्बन के कणों को अगर वायुमंडल में भेजा जाए तो ये वायु प्रदूषण करेंगे। तो इन्हें चिमनी से बाहर निकलने के पहले ही एक धात्विक संचायक पर रोक लिया जाता है। ये धात्विक संचायक धनावेशित होता है जिस पर वायु को प्रवाहित किया जाता है। तो कार्बन के कण जो धनावेशित होते हैं इस धात्विक संचायक पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, और ये धात्विक संचायक पर धनावेश ऋणावेश दोनों उदासीन हो जाते हैं, और इस प्रकार कार्बन के कण नीचे ही रह जाते हैं और वायु जो है वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार इसका कोलाइडी कण का विलयन का अगला उपयोग जो है वो है जो मल जल होता है उसे दूर करने में। जो मल जल होता है इस पर भी ऋणावेश होता है, और ऋणावेशित होने के कारण जब किसी टैंक में 2 इलेक्ट्रोड बनाकर उसके बीच में इस प्रकार के जल को रखा जाता है तो इसकी जो अशुद्धियां होती हैं वो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाती हैं, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग इसका है औषधि के रूप में। औषधियों में जो महत्वपूर्ण औषधियां हैं नेत्र के लिए जो प्रयुक्त होती है, आर्जिरॉल जैसे ये एजी का सॉल है, सिल्वर का सॉल है ये आर्जिएन। उसी प्रकार से जो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सभी के इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो कोलाइडी विलयन ही होते हैं एंटीबायोटिक्स में, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि। साबुन की प्रक्षालन की विधि और अपमार्जक की प्रक्षालन की विधि ये कोलाइडी विलयन की पायसीकरण की विधि पर आधारित है, जिसका आप विस्तार से अध्ययन कर ही चुके हैं। ये भी कोलाइडी विलयन के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। इसके बाद जो रबर और चमड़ा होता है उसके शोधन के लिए भी जो प्रक्रिया होती है वो कोलाइडी विलयन पर ही आधारित है। रबर में लेटेक्स होता है और ये लेटेक्स पर ऋणावेश होता है, और जब रबर की प्लेटिंग करनी होती है तो ये ऋणावेशित लेटेक्स को किसी धनावेशित वस्तुओं पर ऊपर परत बनाई जाती है, जिससे धनावेशित वस्तु पर ये दोनों उदासीन हो जाते हैं और वस्तु पर रबर की परत चढ़ जाती है। ऐसे ही जो चमड़ा होता है उसकी टैनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। 7वां उपयोग है हमारा चमड़े की टैनिंग में। चमड़े पर धनावेश होता है। अभी जंतु की खाल जो होती है, त्वचा जो होती है, ये धनावेशित होती है। यहाँ आपने देखा होगा कि बाकी सारी अशुद्धियां वो ऋणावेशित थी। चमड़े या त्वचा की जो प्रकृति है वो कैसी है, धनावेशित है, और जब इसे टैनिंग के विलयन में डुबाया जाता है तब ये ऋणावेशित होता है, जिससे चमड़े पर से अशुद्धियां निकल जाती हैं उस पर और ये कड़ा हो जाता है।
जिसे चमड़ी की टेनिस कहते हैं। तो इस प्रकार ये कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग हैं। आज जो हमने अध्ययन किया है अब उसकी पुनरावृत्ति का समय है। तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों में आज आपने पढ़ा परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत आपने 3 विधियों का अध्ययन किया, यांत्रिक परिक्षेपण, पेप्टीकरण और तीसरा ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें परिक्षेपण विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो परीक्षा में पूछी जाएगी 2 अंक के लिए, साथ ही साथ प्रश्न भी देखिए 2 अंक के लिए है पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण की परिभाषा में फिर से रिपीट कर रही हूँ। पेप्टीकरण में जब किसी पदार्थ को विद्युत अपघट्य के साथ जिसमें समान आयन हो अवक्षेप को जब मिलाया जाता है तो उससे कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ताजा बने हुए अवक्षेप को किसी समान आयन वाले विद्युत अपघट्य के साथ मिलाने पर जो अवक्षेप प्राप्त होगा उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। दूसरी विधि जो है संघनन विधि है और ये संघनन विधि 4 प्रकार की होती है। पहला उभय अपघटन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा अपचयन और चौथा है जल अपघटन। शोधन की विधि अपोहन होती है और शोधन की अपोहन विधि के द्वारा जो कोलाइडी विलयन है उसमें से अशुद्धि को दूर किया जाता है। ये अशुद्धियां जो होती हैं वो क्रिस्टलाभ होती हैं और अपोहन के लिए चर्मपत्र का उपयोग किया जाता है। जब चर्मपत्र में कोलाइडी विलयन को भरकर जल में डुबा दिया जाता है तो जो क्रिस्टलाभ अशुद्धियां हैं ये दूर हो जाती हैं। इस विधि को अपोहन कहते हैं। कोलाइडी विलयन के गुण में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है उनकी चर्चा यहाँ करते हैं जो परीक्षा में आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन में अपना मार्ग दृश्यमान करती हैं। प्रकाश के कण चमकते जैसे दिखाई देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है इसमें गुण ब्राउनी गति। ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन का ऐसा गुण होता है जिसमें कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं और ये गति परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के परिक्षेपण माध्यम से टकराने के कारण होती है। अगला कण विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन के अंतर्गत किसी भी कोलाइडी विलयन को यदि हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो अपने आवेश से विपरीत आवेश की इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और वहां जाकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाता है। इसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। अगला स्कंदन। स्कंदन भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 2 अंक का इस पर प्रश्न आ सकता है। तो स्कंदन जैसा आप जानते हैं किसी भी कोलाइडी विलयन में यदि विद्युत अपघट्य को अल्प मात्रा में मिलाया जाए तो उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे हम स्कंदन कहते हैं। इसके बाद रक्षण है और रक्षण में स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और स्वर्ण संख्या वास्तव में क्या है किसी भी कोलाइड की रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो स्वर्ण सॉल के 10 ml को 10% 1 ml NaCl से होने वाले स्कंदन को रोकती है। इसके बाद हमने पढ़ा था पायस। पायस बहुत ही सरल भाग है जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं कि जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों ऐसे कोलाइडी विलयन को हम पायस कहते हैं। और ये पायस 2 प्रकार के होते हैं, जल में तेल और तेल में जल, और इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिख सकते हैं हम। और अंत में हमने पढ़ा कोलाइडी रसायन के अनुप्रयोग। तो आज यहाँ तक जो आपने अध्ययन किया है इसी प्रकार से यदि आप अध्ययन करें तो अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं।